Hello student, you are the most welcome in the J classes Meerut. My name is Govind Saini. So student, today will we discuss about the stress and strain. ठीक है, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेन के बारे में एंड डिफरेंट टाइप ऑफ हुक्स लॉ एंड पॉइसन रेशो। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन सब चीजों के बारे में। एक बार मैं बता दूं कि लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे बीम के बारे में कि बीम क्या होता है, उनकी सपोर्ट्स क्या होती हैं, उन पे लोड क्या होता है और उनके ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स आपको कराए थे। अब जब ये यूनिट आपकी फिनिश हो जाएगी तो उसके बाद एक क्लास रखेंगे जिसमें इस पूरी यूनिट के जो भी थोड़े बहुत और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएंगी, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा जब हम कोई बॉडी होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी मटेरियल होता है, ठीक है, तो उस पे हम क्या करते हैं, कोई फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स लगाने से उस मटेरियल की प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस होता है, उसकी साइज में क्या, उसमें मतलब साइज में क्या डिफरेंस होता है। तो एक कहने का मतलब क्या है, वहां पे उसकी बॉडी एक रजिस्ट करती है। जब हम कोई भी एक फोर्स या कोई भी लोड किसी बॉडी पे लगाते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या करता है, उस बॉडी के अंदर एक रजिस्टिव फोर्स क्रिएट होता है, एक रजिस्टिव फोर्स जनरेट हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर कोई, मैं मान लीजिए कोई वॉल है, दीवार है या कोई भारी चीज है, उसके ऊपर मैं पुश करूं या उसको फोर्स लगा के उसको धक्का दूं, अगर वो अपनी कंडीशन, अपनी जो पोजीशन है वो चेंज ना करे। चेंज किस लिए नहीं करेगी, क्योंकि वो भी मेरे ऊपर एक रजिस्टिव फोर्स लगा रहा है। तो हम दोनों आपस में एक फोर्स लगा रहे हैं, मैं भी उतना लगा रहा हूं, वो भी उतना लगा रहा है, तो वहां पे इक्वल फोर्स हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि वहां पे मेरा भी, अगर मैं 10 kg का, अगर 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं और वो बॉडी भी मेरी तरफ एक 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगा रहे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ना तो मैं उसको डिफॉर्मेशन करता हूं, ना वो मुझको डिफॉर्मेशन कर सकती है। तो जब हम किसी भी बॉडी पर कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं, कोई भी लोड लगाते हैं, तो उस बॉडी के अंदर एक रजिस्टिव फोर्स जनरेट हो जाता है, उसको हम नॉर्मली लोड कहते हैं। तो जो लोड लगता है वो एक क्या लगता है कि किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर लगता है। और जो हम इसमें बात करते हैं स्ट्रेस की, स्ट्रेस इन द टर्म ऑफ द सॉलिड, सॉलिड कंपोनेंट। कोई भी चीज अगर हमारी कोई सॉलिड कंपोनेंट है तो वहां पे हमारा क्या लगता है, स्ट्रेस लगता है। एक वहां पे रीजनरेटिव हमारा क्या लगता है, वहां पे एक फोर्स क्रिएट होता है। तो बात करते हैं स्ट्रेस के बारे में कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। ठीक है, तो स्ट्रेस हमारा क्या होता है, जब कोई एक रजिस्टिव फोर्स अप्लाई ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि कोई भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके ऊपर जो हम लोड लगा रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्ट्रेस को, तो स्ट्रेस में भी डिफाइंड है, इसको लिख सकते हैं हम कि स्ट्रेस हमारा क्या होता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि हमारा कोई भी एक हमारी सिलेंड्रिकल बार है या हमारी लॉन्गिट्यूडनल बार है। जैसे कि मान लीजिए हमारी एक बार है ये वाली, ठीक है, इस पे मैं क्या कर रहा हूँ, लोड अप्लाई कर रहा हूँ। एक लोड मैंने इसको इधर से लगाया हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी एक मेरे बार है, एक या तो सिलेंड्रिकल हो सकती है, या वो हमारी एक स्क्वायर साइज में हो सकती है। ठीक है, इस पे मैं दोनों तरफ कोई लोड लगा रहा हूँ। जो लोड मैं लगा रहा हूँ वो मेरे पी के हैं, मतलब पी इज द लोड ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस एक्सिस। इसमें कोई हमारी एक सिलेंड्रिकल, इसकी एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। जो लॉन्गिट्यूडनल इसकी एक्सिस है, इस तरीके से मैंने उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक एक्सिस बना दी है। तो आप लोगों को पता होगा जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है वो हमारी क्या होती है, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, कोई बार होते है, तो बार के सेंटर से जो हमारी एक्सिस जाती है, उसके सेंटर से जो हमारी एक्सिस एग्जिट करती है, जो उसके लाई करती है सेंटर में, उसके लाइन ऑफ एक्शन पे हमारी जो एक्सिस लाई करती है, वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है। ठीक है, इस जो एक्सिस आपको दिख रहा है इसको, वो उसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होती है। अगर मैं बात करूं इसकी लेटरल एक्सिस की, लेटरल एक्सिस क्या होती है, जो इसके फेस के चारों तरफ, इसके पॉइंट के, इसके एक्सिस के चारों तरफ जो हमारी एक्सिस होती है, जो हमारे लाई करता है, वो हमारे क्या होते हैं, लेटरल एक्सिस होती है। तो मैं इसकी बात करूं, ये तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है। ठीक है, ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है। लॉन्गिट्यूडनल, ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है। अगर मैं बात करूं इसकी, अगर ये चारों तरफ राउंड कर रही है तो इसका एक एक्सिस होगा, अपने सेंटर के चारों तरफ एक्सिस करे, इसको कहते हैं लेटरल।
इसको कहते हैं लैटरल एक्सिस। क्या कहते हैं? लैटरल एक्सिस। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और लैटरल एक्सिस। तो बात करते हैं स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस क्या होता है? जब मैं इस बॉडी में, मान लीजिए मैंने इसका दो सेक्शन कर दिया है, इस बॉडी के मैंने दो पार्ट कर दिए, इसको पार्ट मैंने ए मान लिया और इस पार्ट को मैंने बी मान लिया है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं इसको, कहने का मतलब क्या है, इसका मैंने आधा पार्ट मैंने ये ले लिया और मैं यहाँ पे जो फोर्स लगा रहा हूँ, इधर पी फोर्स मैं इधर अप्लाई कर रहा हूँ, तो पी फोर्स जब मैं अप्लाई कर रहा हूं तो इसके पीछे एक हमारा क्या हो जाएगा, एक रेजिस्टिव फोर्स क्रिएट हो जाएगा, जो क्या करेगा, उसको अगेंस्ट करेगा। जो मैं फोर्स खींच रहा हूं, उसको पुश कर रहा हूं, उसको वो अपोज करेगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन, जैसे हमारा फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन क्या होता है? जब हम किसी बॉडी के ऊपर, जब कोई दो मूविंग पार्ट आपस में मूव करते हैं, तो उनके सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है, वहां पे एक फोर्स, एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिसको क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं, घर्षण कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इस बार को पी लोड से इधर की तरफ खींच रहा हूं, और खींचने के बाद यहां पे पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, जिसको कहते हैं रेजिस्टिव फोर्स। और ये जो फोर्स लग रहा है वो किसके, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर लग रहा है। जो हमारी बार है, कोई भी सिलेंड्रिकल बार है, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर हमारा क्या लग रहा है, उसके इफेक्ट कर रहा है, लोड उसके ऊपर लग रहा है। तो वहां पे हम इसको क्या एग्जिस्ट करते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला जो होता है वो हमारा क्या होता है, तो स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होता है, हमारा लोड होता है रजिस्टिव फोर्स अपॉन एरिया। रजिस्टिव फोर्स अपॉन एरिया। यहां पे जो हमारा रजिस्टिव फोर्स हो रहा है वो कितना खींच रहा है वो हमको आइडेंटिफाई नहीं होता है, हमको नहीं पता वो हम कितना उसका हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जितना हम इस पे लोड लगाते हैं हम उसको क्या मान लेते हैं, यहाँ पे जो पी होता है वो हमारे आर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम रजिस्टिव फोर्स तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कितना रजिस्टिव फोर्स लग रहा है उसके अंदर। ठीक है, उनके मोलिक्यूल में जो हमारा मेटल है, मेटल के जो मोलिक्यूल है उसके अंदर जो कोहेसिव फोर्स लगता है वो कितना लग रहा है उसका आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। बट लेकिन हम क्या करते हैं, जो इस पे हम लोड लगा रहे हैं, जो मैं लोड लगा रहा हूं, वो हमारा जो लोड होता है वो ही हम उसको पी से, उसको वो हमारा इक्वल होता है किसके, रजिस्टिव फोर्स के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर को लिख सकते हैं पी अपॉन ए। तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेस होता है, या इसको आप डिफाइन कर सकते हो, अब इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन ये होगी कि स्ट्रेस में बी डिफाइंड एट इट इज द रेशियो ऑफ द लोड अप्लाई ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। लोड अप्लाई ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बार या ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे स्ट्रेस को डिनोट करते हैं हम सिग्मा से। सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं, तो स्ट्रेस बराबर हमारा क्या हो जाता है, पी अपॉन ए हो जाता है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द स्ट्रेस। ये क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, ये क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है। तो सिग्मा बराबर के पी अपॉन ए। अब यहाँ पे बात करते हैं हम, बात करते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। स्ट्रेस इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, लोड हो गया, पी हो गया, और अपॉन एरिया हो गया। अब पी की जो हमारा लोड होता है, लोड कहने मतलब किसी के ऊपर हम लोड लगा रहे हैं, तो वो क्या होता है हमारा, वो हमारा क्या होता है, न्यूटन में होता है, न्यूटन। अपॉन एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस की यूनिट निकल के आएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर निकल के आएगी, या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो सकता है, या हम इसको हम क्या कह सकते हैं, पास्कल भी कह सकते हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं, पास्कल भी कह सकते हैं। तो स्ट्रेस की यूनिट हमारी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होती है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भी होती है, और हमारी पास्कल भी होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को देखना होगा कि स्ट्रेस हमारा क्या होता है, कैसे लगता है, कैसे वहां पे क्रिएट होता है। तो इस सब चीजों में देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए पी है, तो आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा सर पी तो प्रेशर भी होता है, क्यों, प्रेस और प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया भी होता है। यहाँ पे पी प्रेशर नहीं है, पी इज द लोड। पी क्या है, लोड लग रहा है किसी बॉडी के ऊपर, जितना हम लोड लगाते हैं वो हमारा लोड लग रहा है, इसको पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हमारा जो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड होता है उसमें हम क्या करते हैं, पी से इसको डिनोट करते हैं, लोड को। तो यहाँ पे पी इज नॉट ए प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर भी कहने का मतलब एक लोड के टाइप ही होता है, पर लोड जो होता है वो किसी हम सॉलिड बॉडी पे लगाते हैं। जो कोई बॉडी हमारी सॉलिड होती है तो उसके ऊपर लोड लगाते हैं, वहां पे हमारा क्या होता है, वो लोड कंडीशन में आता है। अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर भी एक फोर्स होता है, जो हम क्या करते हैं, लिक्विड पार्टिकल पे लगाते हैं। कोई चीज लिक्विड है तो लिक्विड पे जब हम किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं, मतलब लिक्विड
ठीक है, कहने का मतलब क्या है, लिक्विड है तो लिक्विड के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं वहां पे हमारा क्या होता है, वो प्रेशर कंडीशन किया जाता है, प्रेशर कंडीशन किया जाता है। ठीक है, तो वहां पे कंसीडर जो किया जाता है वो प्रेशर किया जाता है। और अगर मैं बात करूं लोड की, तो लोड जो लगता है वो हमारा किसी सॉलिड बॉडी पे लगता है, और सॉलिड बॉडी के ऊपर जब हम लोड लगाते हैं तो उसके एरिया में जो डिफॉर्मेशन होता है वहां पे हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस कैसे होता है, मतलब स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे, कहने का मतलब स्ट्रेस इज द रेशियो ऑफ द लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये लोड टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया आप उसको कह सकते हो। अब क्या होता है यहाँ पे, जो हमारा सिलेंड्रिकल बार है इसके ऊपर जो हमारा लोड लग रहा है वो हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं। टेंसाइल लोड होता है, कंप्रेसिव लोड होता है, मैंने आपको बताया था टेंशन लोड क्या होता है, कंप्रेसिव लोड क्या होता है। अगर मैं बात करूं टेंसाइल लोड की, ठीक है, अगर मैं बात करूं टेंसाइल लोड की, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं टेंसाइल लोड की, टेंसाइल लोड क्या होता है, टेंसाइल लोड, अगर किसी बॉडी के ऊपर टेंसाइल लोड लग रहा है, क्वेश्चन में दिया होता है कि टेंसाइल लोड लग रहा है, कंप्रेसिव लोड लग रहा है, ठीक है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है। अगर मैं बात करूं टेंसाइल लोड की, तो टेंसाइल लोड हमारा क्या होता है, मान लीजिए हमारा कोई एक इस तरह का बार है, ठीक है, बार कहने का मतलब कोई भी सिलेंड्रिकल रोड है, और इसके ऊपर इधर हमारा फोर्स लग रहा है, इधर P फोर्स लग रहा है और इधर P फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ जो टेंसाइल लोड होता है वो हमारा क्या होता है, it is lie in the line of section, act on the line of section and magnitude is equal and it will be opposite of the direction। जो हमारा टेंसाइल लोड होता है वो हमारा कैसा होता है, एक अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और जो मैग्नीट्यूड जो फोर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जब कोई दो इक्वल फोर्स एक अपोजिट डायरेक्शन में लगाए जाते हैं, जब कोई दो इक्वल फोर्स एक अपोजिट डायरेक्शन में लगाए जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हमारा एक टेंसाइल लोड क्रिएट होता है, वहां पे क्या होता है, टेंसाइल लोड क्रिएट होता है। तो यहाँ पे मेरा कोई फोर्स है P, और ये इधर भी P है, ठीक है, दोनों फोर्स कैसे हैं, सेम है, मतलब दोनों सेम रेंज के हैं। मान लो 10 किलो न्यूटन का इधर लग रहा है, ठीक है, मान लीजिए हमारा 10 किलो न्यूटन का फोर्स हमारा इधर लग रहा है, 10 किलो न्यूटन का, और 10 किलो न्यूटन का फोर्स मेरा इधर लग रहा है, तो दोनों ही फोर्स मेरे कैसे हैं, इक्वल हैं। तो दोनों ही फोर्स इक्वल है, बट दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, और दोनों लोड कैसे लग रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन पे लग रहे हैं। जो मेरा सिलेंड्रिकल बार है उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, उसके मतलब लाइन ऑफ एक्शन पर हमारे लोड लग रहे हैं, तो वहां पे जो हमारा ये फोर्स होता है उसको हम कह सकते हैं टेंसाइल फोर्स। तो टेंसाइल फोर्स आर, मतलब टू फोर्स आर सेम बट डायरेक्शन इज द अपोजिट इन द लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द टेंसाइल लोड। अगर मैं बात, तो टेंसाइल लोड को हम, इसका फॉर्मूला जो होता है टेंसाइल लोड का, टेंसाइल लोड को हम लिख सकते हैं, इसको भी सिग्मा, बट लेकिन टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सिग्मा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाए, जो हमने अभी आपको पीछे मैंने आपको स्ट्रेस बताया था, वो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस होता है, और वो जो स्ट्रेस होता है वो हमारा कैसा होता है, एक लोंगी, मतलब कहने का मतलब है किसी बार पर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा बोर्ड है और बोर्ड पे मैं इधर से एक लोड लगा रहा हूं, तो वो मेरा कैसा हो गया, एक परपेंडिकुलर लोड लगाते हैं किसी सरफेस के ऊपर। जब हम परपेंडिकुलर लोड लगाते हैं उसको हम क्या करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें जो से मैं आपको इसमें बता रहा था टेंसाइल लोड के बारे में, कि टेंसाइल लोड क्या होता है, टेंसाइल लोड को सिग्मा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें भी हमने क्या लगाया, लोड लगाया अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसका भी जो यूनिट निकल के आएगा वो भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर निकल के आएगा, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर निकल के आएगा, या इसको पास्कल कहेंगे, या इसको क्या कहेंगे, पास्कल कहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद टेंसाइल लोड होता है, उसके बाद एक लोड आता है हमारा कंप्रेसिव लोड। अब कंप्रेसिव लोड क्या होता है, कंप्रेसिव लोड के बारे में पढ़ेंगे। कंप्रेसिव लोड क्या होता है, मान लीजिए मेरा कोई एक बार है, और इस बार पे मैं दो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, वो भी सेम फोर्स है, बट लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। दोनों जब कोई दो, when the two force is applied in a bar then it will be equal and the direction of the force will be in the same direction, मतलब जो डायरेक्शन लग रही है फोर्स की वो किस में, सेम डायरेक्शन में है, अलाइ करते हैं इन द लाइन ऑफ एक्शन, दैट इज कॉल्ड द कंप्रेसिव फोर्स। अब इसमें क्या होता है, टेंसाइल में क्या होता है, जब हम किसी बार पे दो अपोजिट फोर्स लगाते हैं तो वहां पे क्या
क्या होता है, उस क्रॉस सेक्शनल जो बार है उसकी लेंथ इंक्रीमेंट हो जाती है। उसकी लेंथ क्या होती है, इंक्रीमेंट हो जाती है, उसकी लेंथ में डिफॉर्मेशन हो जाता है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है। जब हम कोई मेटल है, कोई भी चीज है, कोई भी, अगर मैंने वायर ले लिया, तार ले लिया, कॉपर का वायर ले लिया, एल्युमिनियम का वायर ले लिया, अगर मैं उसको खींचता हूं तो जब खींच रहा हूं तो दो फोर्स, मैं दोनों हाथों में बराबर फोर्स लगा रहा हूं, और बराबर फोर्स लगाने पर क्या हो रहा है कि दोनों, एक वाला फोर्स मैं इस वाले डायरेक्शन में लगा रहा हूं, एक फोर्स मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, तो जब मैं दो सेम फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लगाता हूं तो उसकी लेंथ में, जो उसकी वायर की लेंथ होगी, उसकी लेंथ में कुछ डिफॉर्मेशन हो जाता है। डिफॉर्मेशन कहने का मतलब उसकी लेंथ में चेंजिंग आ जाती है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, तो टेंसाइल फोर्स में क्या होता है, टेंसाइल फोर्स में जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है। पर लेकिन कंप्रेसिव फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं तो कंप्रेसिव फोर्स में क्या करते हैं, कोई भी बार है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैं दोनों तरफ से सेम फोर्स लगा रहा हूं बट लेकिन एक डायरेक्शन में लगा रहा हूं, तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो टेंसाइल फोर्स में क्या होता है, लेंथ का इंक्रीमेंट होता है, बट लेकिन कंप्रेसिव फोर्स में क्या होता है, लेंथ का डिक्रीमेंट होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसमें दो फोर्स मैं लगा रहा हूं, पी फोर्स है, बट लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। तो यहां पे क्या होगा, इसका जो हमारा एरिया होगा, इस बार का जो एरिया होगा वो बढ़ जाएगा, सॉरी घट जाएगा। इस एरिया, जो एरिया होगा वो क्या होगा, हमारा घट जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेस, इसको हम लिखते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस को, इसको हम सिग्मा, जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस हमारा सिग्मा से ही रिप्रेजेंट करते हैं, बट लेकिन इसको सिग्मा सी से लिखते हैं। सिग्मा सी बराबर हो जाएगा लोड अपॉन एरिया। सिग्मा सी बराबर क्या हो जाएगा, लोड अपॉन एरिया। तो यहाँ पे जो हमारा, अगर बाप इसमें दो क्वेश्चन में पूछ लेगा, दो नंबर में पूछ लेगा, व्हाट इज द कंप्रेसिव लोड, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस पूछ सकता है। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, व्हेन टू इक्वल फोर्स इज अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन, is applied in the same direction, the body length is decreased। जो बॉडी है उसकी लेंथ कैसी होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो वहां पे हमारा कौन सा फोर्स लगता है, कौन सा स्ट्रेस लगता है, इसको कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। दोनों जो फोर्स है उनकी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, मतलब अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं, एक डायरेक्शन में। तो वहां पे हमारा कौन सा फोर्स लगेगा, कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा सी से, और इसकी भी जो यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी, या हमारी पास्कल होगी। ठीक है, या हमारी क्या होगी, पास्कल होगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज द स्ट्रेस, भाई स्ट्रेस क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कोई व्यक्ति है और वो काफी टेंशन में है, आप कहते हो काफी स्ट्रेस में लग रहे हो, क्यों, क्योंकि उसका माइंड थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया, उसको जैसा कोई बता रहा है वो ऐसा उसको मान रहा है। ठीक है, तो उसके माइंड में थोड़ा लेंथ में वृद्धि हो गई है, उसके माइंड में कुछ बातें ऐड हो गई हैं, मतलब उसके माइंड में कुछ नेगेटिव बातें ऐड हो गई हैं, जिसकी वजह से उसके माइंड में क्या होगा, नेगेटिव फीलिंग आ रही है, और वो नेगेटिव नेगेटिव सोच रहा है, जिससे कि उसके अंदर स्ट्रेस क्रिएट हो गई है। तो ऐसे ही होता है, हमारी जब बॉडी होती है, कोई भी हमारा जो हमारा मेटल का बॉडी होती है, मेटल की बॉडी पे जब हम उसको खींचते हैं, जब हम खींचते हैं तो उसके अंदर उसके जो मोलिक्यूल होते हैं वहां पे स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, वहां पे क्या हो जाता है, स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, और वो स्ट्रेस जो क्रिएट है उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। उसका जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा इक्वल्स टू लोड अपॉन एरिया होता है। जब हम किसी बॉडी पर एक लोड लगाते हैं, ठीक है, वहां पे उसकी बॉडी में जो डिफॉर्मेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। अब स्ट्रेस मैंने आपको बता दिया कि टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होता है, लेंथ का इंक्रीमेंट होता है, और कंप्रेसिव स्ट्रेस में लेंथ का डिक्रीमेंट होता है। और जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेस होता है उसमें दो इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाए जाते हैं, और कंप्रेसिव फोर्स जो कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होता है वहां पे हम लोड को इन द सेम डायरेक्शन में लगाते हैं, बट लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दोनों ही फोर्स हमारे इक्वल होते हैं, और सेम डायरेक्शन में हम जो लोड लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, वो हमारा क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं स्ट्रेन के बारे में कि स्ट्रेन क्या होता है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने क्या करा, पढ़ते हैं स्ट्रेन के बारे में कि स्ट्रेन क्या होता है। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने स्ट्रेस के बारे में आपको पता है कि स्ट्रेस क्या होता है, कि स्ट्रेस हमारा क्या होता है, स्ट्रेस जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक लोड लगाते हैं ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया पर। ठीक है, अब स्ट्रेन में क्या होगा, स्ट्रेन क्या कहते हैं, स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ द चेंजिंग लेंथ अपॉन द ओरिजिनल लेंथ। जो हमारी स्ट्रेन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, जब हमारा कोई बार, कोई सिलेंड्रिकल बार थी
जब मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, इस पे लोड लगा रहा था इधर से उधर की तरफ, तो वहां पे स्ट्रेस क्रिएट हो रहा था। अब स्ट्रेस क्रिएट होने पे इसकी लेंथ बढ़ रही थी। मान लीजिए पहले इसकी जो लेंथ थी वो मेरी 10 मीटर थी, ठीक है 10 मीटर थी, मैं इसको और खींचा तो इसकी लेंथ में कुछ डिफॉर्मेशन हो गया। भाई इसकी लेंथ में कुछ डिफॉर्मेशन हो गया, इतना डिफॉर्मेशन हो गया। तो इतना जो डिफॉर्मेशन हुआ, मान लीजिए वो 1 मीटर का इसमें डिफॉर्मेशन हो गया, ठीक है 1 मीटर का इसमें डिफॉर्मेशन हो गया। कहने का मतलब क्या है कि 10 मीटर का मेरा पैन था, जो भी रस्सी थी, अगर मैं उसको तार को खींच रहा हूँ और खींचने पे उसकी लेंथ बढ़ गई, लेंथ कितनी बढ़ी मेरी, 1 मीटर उसमें बढ़ गई। तो यहाँ पे चेंजिंग लेंथ कितनी हुई, 1 मीटर, और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, 10 मीटर। तो वहां पे इन दोनों का जो रेशो होता है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। तो स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन इज द, इट इज द रेशो ऑफ द, हम इसको लिख सकते हैं इट, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। स्ट्रेन क्या होता है, इट इज द रेशो ऑफ चेंजिंग लेंथ, रेशो ऑफ चेंजिंग लेंथ, ठीक है, टू द ओरिजिनल लेंथ, टू द ओरिजिनल लेंथ, टू द ओरिजिनल लाइन, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेन। ठीक है, अब स्ट्रेन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है स्ट्रेन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम सिग्मा मतलब डेल ई से करते हैं। ठीक है, जो हमारा स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन को हम किससे करते से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब डेल मतलब उसमें इससे करते हैं। तो जो हमारा हमारा जो हमारा ये होता है स्ट्रेन, जो होता है स्ट्रेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल से। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्ट्रेन इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, चेंजिंग लेंथ, दिस इज द चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, दिस इज द चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेन। अब मैं स्ट्रेन की अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट अगर मान लीजिए मेरी लेंथ एल, एल जो मेरा एल, मतलब इसको हम लिख सकते हैं डी एल अपॉन एल, मतलब डी एल अपॉन एल, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी मीटर होगी, इसकी मीटर होगी, तो दोनों हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। तो स्ट्रेन जो होता है वो कैसा होता है, यूनिट लेस होता है। और स्ट्रेन इट इज द डिफाइंड एज द, इट इज द रेशो ऑफ द ओरिजिनल लेंथ अपॉन द, सॉरी, जो हमारे स्ट्रेन होता है वो स्ट्रेन क्या होता है, चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेन। तो यहाँ पे हमारा जो ये हमारी चेंजिंग लेंथ हुई है और उसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी वो हमारी क्या कहलाती है, स्ट्रेन कहलाती है। तो स्ट्रेन जो होता है वो मैंने आपको बताया कि स्ट्रेन जब हम किसी मेटल को खींचते हैं, उसमें टेंसाइल लोड लगाते हैं, तो उसकी लेंथ में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाता है। तो वहां पे टेंसाइल फोर्स में जब हम लगाते हैं तो वहां पे उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाता है, तो वहां पे हम क्या कहते हैं, उसको स्टेन कहते हैं। अब बात करें अगर मैं इसको जो जब हमारा कोई फोर्स टेंसाइल फोर्स लग रहा है इज द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, तो वहां पे उसको कहते हैं शियर स्ट्रेस, सॉरी शियर स्ट्रेन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेन, या उसको कह सकते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, उसको क्या कह सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर मैं बात करूं जब मैं इसमें कंप्रेसिव फोर्स लगाता हूं, तो कंप्रेसिव फोर्स लगाने पर क्या होगा, जब मैं इधर की साइड से और इधर की साइड से मैं फोर्स लगाता हूं, तो इसकी बॉडी में डिक्रीमेंट, उसकी लेंथ में डिक्रीमेंट हो जाएगा, बट लेकिन इसकी जो डायमीटर वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। भाई अगर कोई मैं तार को खींच रहा हूं तो तार को खींचने में उसकी लेंथ का इंक्रीमेंट हो रहा है, बट लेकिन उसका डायमीटर वो घट रहा है। ठीक है, तो वहां पे जो हमारे स्ट्रेस क्रिएट होता है, जहां पे हम टेंसाइल लोड लगाते हैं और लोड लगाने से उसकी लेंथ में जो इंक्रीमेंट होता है, और वहां पे जो लेंथ का इंक्रीमेंट होता है उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। अगर मैं बात करूं जहां पे कोई बॉडी, और बॉडी पे मैं क्या कंप्रेसिव लोड लगा रहा हूं, कंप्रेसिव लोड लगाने से उस बॉडी की लेंथ में तो डिक्रीमेंट हो रहा है, बट लेकिन उसका जो डायमीटर वो बढ़ रहा है। मैं रबड़ लीजिए, रबड़ को मैं दबाता हूं तो रबड़ मोटी हो जाएगी और उसकी लेंथ कम हो जाएगी, तो वहां पे क्या होगा, उसके डायमीटर में वृद्धि हो जाएगी, उसके डायमीटर में इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, लैटरल, लैटरल स्ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, लैटरल स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लैटरल स्ट्रेन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, लैटरल। जब हम क्या करते हैं, कोई बॉडी है, मान लीजिए कोई बॉडी है, और इस बॉडी पे हम कौन सा कंप्रेसिव लोड अप्लाई कर रहे हैं। कंप्रेसिव लोड कहने का मतलब क्या है कि जब दो सेम लोड एक डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो इसकी
क्या होगा, मान लीजिए हमारा ये एक इस तरीके का हमारा कोई भी सर्कुलर बार है, और यहाँ पे इसकी जो ये विड्थ है इसको मान लीजिए बी है, और इसकी जो डेप्थ है वो हमारी कितनी है, टी है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी टी में इंक्रीमेंट हो जाएगा। टी कहने मतलब इसके जो हमारा मतलब इसकी जो मोटाई है, उसका जो डायमीटर उसके उसमें चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो हमारा इसको हम डिनोट करेंगे, उसको हम कहेंगे लैटरल स्ट्रेन। इसको क्या कहेंगे, लैटरल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन, तो लैटरल स्ट्रेन क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं डेल डी अपॉन डेल एल, सॉरी डेल डी अपॉन डी, डेल डी अपॉन डी, दैट इज कॉल्ड द लैटरल स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड द लैटरल स्ट्रेन। जब किसी बार के डायमीटर में इंक्रीमेंट होता है तो उसको लैटरल स्ट्रेन कहते हैं। जब किसी बार की लेंथ में इंक्रीमेंट होता है तो उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल। तो हम उसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या होगा, डेल एल अपॉन एल, डेल एल अपॉन एल, दैट इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो फ्रेंड आप लोगों को ध्यान देना है कि हमारा जो लेटरल स्ट्रेन होता है वो वेरी करता है डायमीटर पर, वो वेरी करता है उसके विड्थ पर, और जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है वो वेरी करती है उसकी लेंथ पर, कि उसके लेंथ में कितनी वृद्धि हुई है, वहां पे हमारे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। अगर उसके डायमीटर में कितना इंक्रीमेंट हुआ है वो हमारा क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन होता है। तो आप इतना समझ में होंगे कि स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन में बी डिफाइंड एज द चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है कि हमारी जो लेंथ में कितना चेंजिंग हुआ है और उसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी, दोनों का जो रेशो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। और मैंने आपको बता दिया लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है। इनका जो हमारी यूनिट होती है वो यूनिट लेस होता है, क्योंकि दोनों मीटर मीटर में होते हैं, और मीटर मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, और दोनों की हमारी जो यूनिट आएगी वो यूनिट लेस होगी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या होगा, आगे क्या होगा हमारा, आगे हमारा एक आता है हुक्स लो। ठीक है, इसी में हमारा क्या आता है, हुक्स लो आता है। हुक्स लो के बारे में पढ़ेंगे कि हुक्स लो क्या होता है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, हुक्स लो के बारे में पढ़ेंगे, हुक्स लो। अब देखो हुक्स लो क्या होता है। हुक्स लॉ में क्या होता है, जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं, जब हम किसी बॉडी पर लोड अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, बॉडी एक इलास्टिक कंडीशन में पहुंच जाती है। कहने का मतलब क्या है कि जब मैं किसी बॉडी पर फोर्स लगाऊंगा, लोड लगाऊंगा, तो बॉडी के जो मोलिक्यूल है उसमें डिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो बॉडी क्या होगी, लचीलीपन हो जाएगी, और उसमें और ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो वो एक प्लास्टिक कंडीशन में हो जाएगी, या वहां पे वो क्रैक हो जाएगी, टूट जाएगी। भाई आप लोगों ने देखा होगा, मैं अगर कोई प्लास्टिक की बाल्टी ले लूं, प्लास्टिक की बाल्टी में मैं बैठ गया, ठीक है, तो वो एकदम स्टेबल कंडीशन में, मैंने फिर अपने वजन से और ज्यादा उसको दबा दिया, तो वहां पे क्या होगा, प्लास्टिक फैल जाएगी। फैलने के बाद एक कंडीशन ऐसी जाएगी, वो टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, वहां पे क्या हो जाएगा, उसका ब्रेक हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी मटेरियल का एक पॉइंट होता है जहां तक वो उसकी एक इलास्टिक लिमिट होती है, कि कोई भी मटेरियल होता है, मटेरियल का एक एंड पॉइंट होता है, वहां पे क्या करता है, उसकी इलास्टिक लिमिट हो जाती है। अगर इलास्टिक लिमिट से मैं और ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दूं, तो वहां पे जो मेरा मेटल होगा वो क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम कोई लोड अप्लाई करते हैं एट द इलास्टिक लिमिट, व्हेन वी आर अप्लाइड द लोड इन द सरफेस at the elastic limit, then the shear is then the stress is proportional to the strain। ठीक है, वहां पे क्या होगा, स्ट्रेस क्या होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्ट्रेन के। ठीक है, वहां पे क्या होगा, हमारा जो स्ट्रेस होगा प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो हुक्स लॉ होता है वो हमारा क्या होता है, व्हेन वी अप्लाइड द मटेरियल, व्हेन वी अप्लाइड द लोड ऑन द मटेरियल, देन द shear stress is directly proportional to the strain, then the stress is directly proportional to the strain। ठीक है, तो हम हुक्स लॉ में लिख सकते हैं कि हुक्स लॉ क्या होता है, व्हेन वी applied when we applied a load, when we applied a load of material at elastic limit, at elastic limit, ठीक है, then stress is directly proportional to the
प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। अब कहने का मतलब क्या है कि जब मैं किसी बॉडी पर लोड लगा रहा हूं तो लोड लगाने पे उसकी चेंजिंग लेंथ होगी। तो चेंजिंग लेंथ क्या होता है? स्ट्रेन होता है। और लोड लगा रहा हूं वो स्ट्रेस होता है। तो जितना लोड लगाऊंगा उतनी उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने स्प्रिंग को ले लिया, स्प्रिंग को मैं जितना लोड लगाऊंगा वो उतनी लेंथ इंक्रीमेंट करेगा, उसकी लेंथ में उतनी इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो स्प्रिंग में क्या होगा? स्प्रिंग को एक स्प्रिंग कैसी होती है? इलास्टिक मटेरियल होता है जो क्या करता है, जब हम उस पर एक फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने पर उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाता है। और जब मैं लोड को हटा लेता हूं तो वो अपनी पुणे अवस्था में आ जाते हैं, अपनी इनिशियल कंडीशन में आ जाता है। तो इनिशियल कंडीशन में आ जाने पर ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं? इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं? हम इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। Elastic material are those material when we are load apply on this material, it will be deformed at the end point and we are remove the force on the material and it will become the initial condition या previous condition that is called the elastic limit। तो elastic limit या elastic material क्या होता है कि elastic material एक ऐसा material होता है जब हम elastic material पर लोड लगाते हैं तो वो जो मटेरियल होता है एक इलास्टिक कंडीशन में हो जाता है, उसकी लेंथ बढ़ जाती है। जब हम उस मटेरियल पे से लोड को रिमूव करते हैं तो रिमूव करने से क्या होगा? उस मेटल की जो लेंथ होती है वो प्रीवियस कंडीशन में आ जाता है, उसका जो साइज होता है वो प्रीवियस कंडीशन में आ जाता है। उस मेटल को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है। तो मटेरियल पर जब हम लोड अप्लाई करते हैं तो लोड अप्लाई करने से तो मटेरियल की लेंथ का इंक्रीमेंट हो जाता है। जब उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट होता है तो वहां पे एक लिमिट होती है कि इतने लिमिट के आगे अगर हम और अप्लाई करेंगे, मतलब लोड को और अप्लाई करेंगे, तो वो मेटल हमारा क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है। तो हर मटेरियल का एक पॉइंट होता है, उसमें पढ़ेंगे आगे, इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कैसे हमारा इलास्टिक पोजीशन होता है, प्लास्टिक कंडीशन होती है, ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस वगैरह होता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया हुक्स लॉ क्या होता है? तो हुक्स लॉ जो होता है वो हमारा क्या होता है? स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। तो यहाँ पे हम क्या करें? प्रोपोर्शन, जो प्रोपोर्शनल चिन्ह है हमारा, प्रोपोर्शनलिटी है, उसको हम क्या करेंगे? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, यहाँ पे हम इसको हटाएंगे। तो हटाने से हमारा यहाँ पे क्या आएगा? तो स्ट्रेस, इसको मैंने हटा दिया तो यहाँ पे एक ई आता है, ई इंटू स्ट्रेन, ई इंटू स्ट्रेन। अगर मैं बात करूं ई की तो ई क्या है हमारा? ई इज द, ई क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ई की बात करूं तो ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया है, तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया है, ये हमारा क्या होगा? ठीक है। ये हमारा क्या होगा? हुक्स लॉ होगा। इसको क्या कहते हैं? हुक्स लॉ कहते हैं। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? हुक्स लॉ कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? यंग मॉडुलस भी कह सकते हैं। ठीक है। इसको हुक्स लॉ भी कहते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम क्या क्या कहते हैं? हुक्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है। ये क्या है हमारा? हुक्स लॉ भी है, हुक्स लॉ। और हमारे इसको यंग मॉडुलस भी कहते हैं, यंग मॉडुलस। ठीक है। या हम इसको कह सकते हैं या हम इसको कह सकते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है। यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसको हम कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे जो हमारा ई की वैल्यू जो निकल के आया, ई जो हमारा कांस्टेंट निकल के आया है, इसको हम हुक्स लॉ भी कहते हैं, हुक्स लॉ हम कहते हैं, इसको हम यंग मॉडुलस भी कहते हैं, या इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इलास्टिसिटी की जो यूनिट होगी, यूनिट की मैं बात करूँ, स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इलास्टिसिटी की यूनिट, तो स्ट्रेस की यूनिट आप लोगों को पता होगा, स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? तो ई बराबर हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
और यहाँ पे स्टेन की यूनिट क्या होती है, 0 होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं बात करूँ यंग मॉडुलस की जो यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। तो यहाँ पे हमारा क्या हमने पढ़ा, स्ट्रेस पढ़ा, स्ट्रेन पढ़ा, टेंसर स्ट्रेस पढ़ा, कंप्रेसिव स्ट्रेस पढ़ा, और फिर हमने क्या पढ़ा, हुक्स लॉ के बारे में पढ़ा। हुक्स लॉ को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी और मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, यंग मॉडुलस भी कहते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। और यंग मॉडुलस को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसमें एक क्वेश्चन, मान लीजिए इसका न्यूमेरिकल ले लेते हैं कि न्यूमेरिकल हमारा क्या है, ठीक है। स्लो हो गया, न्यूमेरिकल के बारे में देखते हैं न्यूमेरिकल हमारा क्या है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक स्टील बार है 1.5 मीटर लॉन्ग है, वो एक स्टील बार है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, हमारा स्टील बार है, कोई हमारी स्टील बार है, ये स्टील बार मान लीजिए, जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है इन्होंने, जिसकी लेंथ दे रखी है 1.5 मीटर लॉन्ग, इसकी जो लेंथ दे रखी है वो 1.5 मीटर लॉन्ग दे रखी है, 1.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। और 50 mm वाइड एंड 20 mm थिक है, ठीक है। 50 mm वाइड है और 20 mm इसकी क्या है, थिक है। इस सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल टेंसाइल लोड ऑफ, एक टेंसाइल लोड इस पे हम लगा रहे हैं, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 120 किलो न्यूटन दे रखी है। इफ द एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ द बार इज 0.9 mm। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, गिवन में लिख लेता हूँ मैं, गिवन में क्या क्या दे रखा है इन्होंने, गिवन में क्या क्या दे रखा है, एक तो लोड दे रखा है, लोड दे रखा है कितना, 120 किलो न्यूटन। फिर कह रहा है स्टील बार इतने मीटर लॉन्ग है, लेंथ दे रखी है इसकी, लेंथ इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ हमारा 1.5 मीटर है, ठीक है। वाइड है, उसको देख लेंगे अभी, थिक है, इस सब्जेक्ट टू एक्सियल लोड, एक्सियल लोड लग रहा है, एक्सियल टेंसाइल लोड का मतलब है इसकी एक्सिस के, इसकी लाइन ऑफ एक्सिस के लग रहा है, तो उसको टेंसाइल लोड कहते हैं। तो टेंसाइल लोड 120 किलोमीटर हो गया। एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ द बार इज 0.9 mm। जब मैं इसको खींचता हूँ तो इसकी जो लंबाई है, उसकी लंबाई में 0.9 mm, 0.9 mm का क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन हो जाता है। तो डेल एल हमारा यहाँ पे जो दे रखा है वो हमारा कितना दे रखा है, 0.9 mm का दे रखा है। तो उसको मीटर में चेंज करेंगे, 0.9 mm दे रखा है, तो 0.9 को मीटर में चेंज करेंगे तो किस में, 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.009 मीटर हो जाएगा, 0.09 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको आगे, नहीं होगा ना, एक दो तीन, एक, हाँ ठीक है। अब आगे देखते हैं कि मेक कैलकुलेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस, हमें स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है, स्ट्रेन निकालना है, तो स्ट्रेन निकालना है हमको, ठीक है। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई निकालना है, तो ये सब वैल्यू हमें क्या निकालनी है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ये सब वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तो मैं बात करूँ यहाँ पे जो इसने एरिया दे रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे सबसे पहले हम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बात करेंगे, चलो मैं यही निकाल लेता हूँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे किसका, बार का। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया एरिया हो जाएगा, इसने हमारे लेंथ दे रखी है कितनी, 1.5 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो 1.50 इंटू, तो ये तो लेंथ दे रखी है, बट लेकिन एरिया क्या होगा, विड्थ इंटू इसकी थिक होगी। तो यहाँ पे एमएम में दे रखा है उसने, ये भी एमएम में दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 50 × 20 बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10, 1000 mm हो जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा हमारा, 1000 mm आ जाएगा। तो 1000 mm स्क्वायर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको अगर मीटर में चेंज करना चाहूँ तो 1000 mm में कितना होंगे, 1 मीटर होगा, तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ कि 1000 mm स्क्वायर है, इसको मुझे किस में चेंज करना है, मीटर में, स्क्वायर मीटर में, मतलब मीटर में इसको चेंज करना है। तो 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, तो कहने का मतलब क्या है, इसको हम चेंज करेंगे किस में, एरिया में। तो एरिया हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो अगर चलो मैं यहाँ पे 1000 mm इसको mm में लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर हमको क्या निकालना है,
स्ट्रेस निकालना है, तो स्ट्रेस जानते हो आप, लोड अपॉन एरिया होता है, लोड अपॉन एरिया। तो लोड इसमें कितना दे रखा है हमारा, 120 किलो न्यूटन दे रखा है। लोड कितना दे रखा है, 120 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन का लोड दे रखा है। और एरिया हमारा कितना है, 1000 मीटर एमएम का स्क्वायर। ठीक है, 120 किलो न्यूटन अपॉन 1000 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको जब सोल्व आउट करेंगे, तो सोल्व आउट करने के लिए क्या करेंगे, जब 120 इंटू ये किलो का तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, न्यूटन में हो जाएगा, नीचे 1000 हो जाएगा, ये हमारा एम स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 120 न्यूटन पर एम स्क्वायर की यहाँ पे क्या आएगी, वैल्यू निकल के आएगी। तो हमारा जो स्ट्रेस निकल के आया वो कितना आया, 120 न्यूटन पर एम स्क्वायर हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ स्ट्रेस निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, स्ट्रेस निकल के आएगा। अब बात करते हैं इसकी लेंथ की, जो हमारा स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन हमारा कितना दे रखा है। ठीक है, तो इतना न्यूटन पर एम स्क्वायर में इसको वैल्यू निकल के आ गई। अब बात करते हैं इसकी किसकी, लेंथ, स्ट्रेन की। तो स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा, आप लोग जानते हैं स्ट्रेन बराबर क्या होता है, स्ट्रेन बराबर हमारा क्या होता है, चेंजिंग लेंथ, चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो चेंजिंग लेंथ की मैं बात करूं, चेंजिंग लेंथ हमारे कितने, 0.9 mm है। इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, तो इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया था, तो इसको इसमें रख लो 0.9 mm। ठीक है, अब इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, ओरिजिनल लेंथ दे रखी है 1.5 मीटर। अब यहाँ पे मीटर को मुझे चेंज करना पड़ेगा mm में, क्योंकि दोनों वैल्यू हम क्या लेंगे, एक लेंगे, दोनों वैल्यू क्या लेंगे, एक लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज करूंगा 1.5 मीटर, 1.5 मीटर है, चलो इसको मैं इसमें रख लेता हूँ, मीटर में रख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे मीटर में है। तो ये कितना दे रखा है हमारा, इसको मीटर में चेंज करो, 0.009। यहाँ पे वैल्यू हमारी कितनी है, 0.009, 0.009 अपॉन, और ओरिजिनल लेंथ उसकी कितनी दे रखी है, 1.5 दे रखी है। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने पे जो स्ट्रेन हमारा आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे देखेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक दो तीन, यहाँ पे तीन जीरो कैंसिल हो जाएंगी, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 9/150, 9/150। तो यहाँ पे 9/150 को अगर हम डिवाइड करेंगे, तो वो वैल्यू हमारी कितनी आएगी वो देखेंगे आप। ठीक है, तो 9/150। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि हो गया, अच्छा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारा कितना बचा, अच्छा 0.9 mm है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, 0.9 mm है। तो 0.9 में 1000, ये 0.9 है ये। ठीक है, 0.9/1000। तो यहाँ पे हमारे कितनी वैल्यू निकल के आएगी, तो एक पॉइंट हटेंगे जीरो, तो यहाँ 4 जीरो आएंगे हमारी। ये गलत हो गया यहाँ पे, इसको सही कर लेना, इसको गलत हो गया ये। तो यहाँ पे क्या होगा, 0.9 mm है, तो 0.9 को हम डिवाइड करेंगे 1000 से, क्योंकि हमारा क्या होता है, 1 मीटर बराबर कितने होते हैं, 1000 हमारे क्या होते हैं, mm होते हैं। ठीक है, 1 मीटर में कितने होते हैं, 1000 mm होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसने 0.9 mm दे रखा, मैंने 9 मान लिया था, तो यहाँ पे 0.9/1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगी, और ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा, ये सॉरी 90,000 हो जाएगा, 90,000 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90,000 मीटर। तो यहाँ पे हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो 90,000 मीटर की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सारे गलत हो गए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो चेंजिंग लेंथ हुई हमारी, चेंजिंग लेंथ कितनी है, 90,000। ठीक है, 90,000 अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो यहाँ पे हम जब इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करने पे हमारे कितनी वैल्यू आएगी वो हम देखना है। तो ये ऊपर जाएगा, तो सॉरी, तो ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर हम इसको लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁴ मीटर, 9 × 10⁻⁻4 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी कितनी आएगी, ये हमारी निकल के आएगी 9 × 10⁻⁻4 अपॉन
1.5। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो मेरी कितनी निकल के आएगी, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगी 0.006, 0.006 निकल के आएगी। हमारे स्टेन की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 0.006 हमारी वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, 0.006। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू जो निकल के आएगी 0.006 निकल के आएगी, ठीक है। ये वैल्यू निकल के आएगी। देखो न्यूमेरिकल करते समय आपको ध्यान रखना है, गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 0.9 था, 0.9 mm है, 0.9 mm को जब मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, मीटर में कन्वर्ट करूंगा, तो उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 1000 से मैंने इसको डिवाइड करो तो यहाँ पे जो ऊपर जाएगी पावर -4 हो जाएगी, ठीक है। माइनस के पास इतनी मेरी लेंथ आ गई, यहाँ पर -4 हो गई। अब ओरिजिनल लेंथ उसकी 1.5 मीटर थी, तो यहाँ पे जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, इसको कैलकुलेशन करूंगा, तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी 0.006 वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। तो आपको इस तरह से इसको कैलकुलेट करना है। आगे देखते हैं, देखो स्टैन हमने स्ट्रेस निकाल दिया, स्ट्रेन निकाल दिया, अब निकालते हैं हम यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है वो आप लोग जानते हैं। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर, ठीक है, आप जानते हैं ई बराबर क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन की स्ट्रेस की वैल्यू हमारी कितनी है, 120, 120 किस में आई है, मीटर में आई है ये, ठीक है, सॉरी एमएम में आई है। और हमारी जो स्ट्रेन की वैल्यू निकल के आई है वो कितनी है, 0.006 निकल के आई है। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा इसको, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा, और कैलकुलेट करने से जो यहाँ पे मेरी वैल्यू निकल के आएगी, फिर गलती होगी, 3 0 है यहाँ पर, ठीक है, ये। तो यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पे इसको देखेंगे कितनी वैल्यू आएगी। देखो यहाँ पर अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, 120 अपॉन 1 2 3 4, ऊपर 4 0 बढ़ जाएंगी और नीचे हो जाएगा हमारे 6, 6 दूनी 12 20। तो यहाँ पे हमारा कितना होगा, 2 × 10⁵ 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², mm में आएगा ये, न्यूटन पर mm², क्योंकि यहाँ पे हमारा जो स्ट्रेस रखा था वो किस में रखा था, हमने किस में रखा था, वो mm में रखा था। तो यहाँ पे जो आएगा 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमने पहले स्ट्रेस निकाला, फिर स्ट्रेन निकाला, स्ट्रेन निकालने के बाद हमने यंग मॉडुलस निकाला, ठीक है। यंग मॉडुलस मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये हमने वैल्यू निकाली। इस तरीके से आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद होंगे तब भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन हमारी होती हैं, जो mm को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। आपको सब चीज़ों को याद रखना चाहिए कि 1 मीटर में कितने होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, इनकी सबकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे हमारा क्या है, आगे बात करते हैं अब शेयर स्ट्रेस के बारे में, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या निकल के आता है, शेयर स्ट्रेस आता है, पॉइंट टॉपिक जो होता है वो शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन आता है, ठीक है। शेयर स्ट्रेस क्या होता है और शेयर स्ट्रेन क्या होता है। शेयर स्ट्रेस क्या होता है और शेयर स्ट्रेन क्या होता है। देखो शेयर स्ट्रेस का मतलब है कि जब हम कोई किसी बॉडी पर या किसी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके सरफेस पर कोई टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं, उसकी सरफेस पर कोई टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वहां पर हमारा जो फोर्स लगाते हैं वो कौन सा फोर्स होता है, शेयर फोर्स होता है। कहने का मतलब क्या, वहां पे स्ट्रेस क्रिएट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, शेयर स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए मेरी दो प्लेट हैं इस तरीके से, ये कोई मेरी दो प्लेट है, और इनके एक को फोर्स मैं इधर पी लगा रहा हूँ, और एक फोर्स में इधर, ये प्लेट है दोनों जॉइंट है, और एक फोर्स में इधर पी लगा रहा हूँ, और इनको मैंने कॉम्बिनेशन कर रखा है किसी पिन से या किसी रिवेट से मैंने इसको ज्वाइन कर रखा है। और दो प्लेट को मैं एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगा रहा हूं, और अपोजिट फोर्स लगाने पर इनकी जो सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट हो रहा है, दोनों प्लेटों के बीच में यहाँ जो कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, एक टेंजेंशियल फोर्स लगेगा। उस टेंजेंशियल फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, शेयर स्ट्रेस कहते हैं, उसको वैसे शेयर फोर्स कहते हैं। और यहाँ पे जो हमारा मोशन होगा उसको क्या कहेंगे, शेयर स्ट्रेस कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस होता है वो हमारा कैसा होता है, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं किस पर, किसी बॉडी पर,
तो किसी बॉडी पर जो हम टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वहां पे एक जो लोड लगता है उसको हम क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस जो होता है, शियर स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं टो से। तो शियर स्ट्रेस को डिनोट करते हैं टो से, या मैं इसको लिख देता हूं, शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू टेंजेंशियल लोड, टेंजेंशियल लोड अपॉन एरिया, टेंजेंशियल लोड अपॉन एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, टेंजेंशियल लोड आप लोगों को पता होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी एक सर्किल और सर्किल की साइड से अगर मैं कोई भी एक लाइन खींच देता हूँ तो वहां पे एक उसका टेंजेंट बन जाता है वो। ठीक है, तो टेंजेंट का मतलब किसी सरफेस के ऊपर, किसी सरफेस के ऊपर हम कोई लोड लगा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, जब दोनों को आपस में मोशन कराते हैं तो इनके बीच में क्या हो जाता है, एक टेंजेंशियल फोर्स क्रिएट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं, मतलब टेंजेंशियल लोड कहते हैं। और जो शियर स्ट्रेस होता है वो हमारा क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द टेंजेंशियल लोड टू इट्स और टू इट्स एरिया। ठीक है, जो हम एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके सरफेस पे जब हम टेंजेंशियल लोड लगाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, शियर स्ट्रेस होता है। तो शियर स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं टो से, शियर स्ट्रेस को डिनोट करते हैं टो से। तो टो बराबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी अपॉन ए, पी अपॉन ए। इसकी भी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी, या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगी, या हमारी पास्कल में होगी। ठीक है, या हमारी पास्कल में होगी। तो शियर स्ट्रेस की भी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो सकती है, या हमारी पास्कल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा होता है, यहाँ पे जो हमारा सी स्ट्रेस मतलब क्रिएट होता है तो वो हमारे सरफेस पे होता है। कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी सरफेस पर लोड लगाते हैं, टेंजेंशियल लोड लगाते हैं, तो उसकी सरफेस में क्या होता है, मतलब एक डिफ्लेक्शन क्रिएट होता है, उसकी सरफेस में डिफॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। तो वहां पे हमारा क्या होता है, शियर स्ट्रेस एग्जिस्ट करता है। अगर मैं बात करूं शियर स्ट्रेन की, तो शियर स्ट्रेन क्या होता है, शियर स्ट्रेन में क्या करते हैं हम, कोई बॉडी होती है, मान लीजिए कोई भी हमारा एक बॉडी है, और इस बॉडी को मैंने क्या कर रखा है, हिंच कर रखा है, नीचे इसकी जो एक सरफेस का है हिंच कर रखा है। अगर मैं यहाँ पे कोई एक लोड लगाता हूँ पी, तो लोड लगाने पे क्या होगा, ये मूव कर जाएगा थोड़ा, मतलब एक मतलब कहने का मतलब है थोड़ा सा इसकी जो बॉडी है उसकी बॉडी के साइज में एक टिल्ट हो जाएगा, कहने का मतलब आगे की तरफ टिल्ट हो जाएगा ये। कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके से इसका शेप हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये शेप हो जाएगा। मान लीजिए कोई बॉडी है, इसके मैंने ए बी सी डी, और जब मैं इस पे लोड अप्लाई करा तो इसके लोड अप्लाई करने पर ये सी डैश हो गया, डी डैश हो गया, तो यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हो जाता है जिसको हम कहते हैं फाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक एंगल क्रिएट हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, फाई कहते हैं। और यही जो फाई होता है वो हमारा क्या होता है, शेयर स्ट्रेन होता है। क्या होता है, शेयर स्ट्रेन होता है। तो शेयर, आपने स्ट्रेन के बारे में पढ़ा था कि स्ट्रेन क्या होता है, कि चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पे ये क्या होगा, जो हमारी चेंजिंग डिफ्लेक्शन हुआ है अपॉन ओरिजिनल, इसकी लेंथ थी, जो साइज था वो हमारा जो जो हमारा रेशो होगा वो हमारा क्या होगा, शेयर स्ट्रेन के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे शेयर स्ट्रेन को, तो शेयर स्ट्रेन का जो फॉर्म, शेयर स्ट्रेन को डिनोट करते हैं फाई से, और फाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, फाई बराबर हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे फाई बराबर हमारा क्या होगा, इट इज द रेशो ऑफ द, ठीक है, तो पहले हम इसको लिख देते हैं कि जो हमारा शेयर स्ट्रेस है, जो शेयर स्ट्रेस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शेयर स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेन को हटा के हमारा वैल्यू जो निकल के आएगी वो हमारी क्या निकलेगी, सी आएगी। तो यहाँ पे अगर मैं इस स्ट्रेस को हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, सी निकल के आएगा, इसको लिखेंगे फाई। तो यहाँ पे जो हमारा सी निकल के आया, दिस इज द प्रोपोर्शनलिटी ऑफ द शेयर स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो यहाँ पे इसी में एक फॉर्मूला हमारा निकल गया, जैसे मैंने आपको हुक्स लॉ के बारे में बताया था कि हुक्स लॉ में क्या होता है, इट इज द रेशो ऑफ द शेयर, इट इज द रेशो ऑफ द स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो रेशो होता है वो हमारा क्या होता है, हुक्स लॉ होता है। और इसके बाद हमारा इसमें एक फॉर्मूला जो आता है वो होता है
मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमारा क्या होता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन, मतलब हाँ शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन। तो शियर उसको हम क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है वो हमारा क्या होता है? शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन। तो यहाँ पे जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो वहां पे हमारा क्या आता है? सी आता है। तो सी हमारा क्या है? कांस्टेंट ऑफ रिजिडिटी। क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ रिजिडिटी। तो सी बराबर अगर मैं वैल्यू निकालूंगा, सी बराबर क्या हो जाएगा? टो अपॉन फाइव हो जाएगा। टो अपॉन फाइव, वेयर सी इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड टो इज द शियर स्ट्रेस एंड फाइव इज द शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेस क्या होता है? जब हम कोई टेंजेंशियल लोड लगाते हैं किसी बॉडी पर, तो वहां पे एक हमारा लोड जो अप्लाई होता है, वहां पे हमारे जो स्ट्रेस क्रिएट होती है वो हमारी क्या कहलाती है? शियर स्ट्रेस कहलाती हैं। और जो हमारा शेयर स्ट्रेन होता है, शेयर स्ट्रेन इसमें हम टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं ऑन द बॉडी पर, तो उसकी बॉडी में जो डिफ्लेक्शन होता है वो हमारा क्या होता है? शेयर स्ट्रेन होता है। और शेयर स्ट्रेन को हम फाइव से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? फाइव से डिनोट करते हैं। और इन दोनों का जो रेशो होता है शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं, या हम इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी हम इसको बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने आज हमने क्लास में पढ़ा कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, हुक्स लॉ क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, और हमने इसमें यंग मॉडुलस के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो इसके थ्रू कहने का मतलब क्या है? इस तरीके से हम क्या करते हैं? बॉडी पर जो भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस बॉडी के फेस में क्या क्या डिफ्लेक्शन होता है, उस बॉडी के शेप में क्या क्या चेंजिंग होती है, वो हम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या करते हैं? कितना हम उस पर लोड अप्लाई कर रहे हैं जिससे कि उसकी साइज, मतलब उसकी साइज में डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोड को आइडेंटिफाई करते हैं। लोड को कहने का मतलब डिटरमाइन करते हैं, जैसा कि मैंने पिछले अभी न्यूमेरिकल में आपको बताया था। तो कैसे कैसे वहाँ पे हम क्या करते हैं? लोड को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, जो हमारा कांस्टेंट ऑफ रिजिडिटी है, इसकी यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट क्या होगी? जो हमारा जो हमारा शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। और शियर स्ट्रेन की क्या होती है? शियर स्ट्रेन हमारा कांस्टेंट मतलब यूनिट लेस होता है, क्योंकि उसमें चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है, तो वहाँ पे लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो शियर स्ट्रेन होगा उसकी यूनिट नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या होगा? जो हमारा कांस्टेंट ऑफ रिजिडिटी है वो हमारा टो अपॉन फाइव है। तो यहाँ पे टो की जो यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो मॉडुलस कांस्टेंट ऑफ रिजिडिटी की यूनिट होगी वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? यहाँ तक का ये हम मतलब यहाँ तक हमने पढ़ाया शियर स्ट्रेस के बारे में, शियर स्ट्रेन के बारे में, और इसका जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है यहाँ तक के बारे में पढ़ाया। अब इसमें एक न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल कैसा आता है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई एक बार है हमारा, दो प्लेट हैं। एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। ठीक है, दोनों पे क्या लग रहा है? एक लोड लग रहा है। दोनों पे क्या लग रहा है? एक लोड लग रहा है। एक लोड इधर लग रहा है और एक लोड मेरा इधर लग रहा है। ठीक है, अब इनकी जो वैल्यू दे रखी है उन्होंने, वो वैल्यू मैं बता देता हूँ। लोड जो लग रहा है 5 किलो न्यूटन का इस पे लोड लग रहा है। ज़्यादा बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? लोड लग रहा है 5 किलो न्यूटन का। 5 किलो न्यूटन का इधर लग रहा है, 5 किलो न्यूटन का हमारा इधर लग रहा है। ठीक है, जब मैंने आपको बताया था कि दो प्लेट आपस में जब सरफेस आपस में क्या करते हैं, वहां पे एक टेंजेंशियल फोर्स लगता है, मतलब सरफेस के बीच में एक टेंजेंशियल फोर्स लगता है, तो वहां पे क्या होता है? शियर स्ट्रेस क्रिएट होती है। क्या होती है? शियर स्ट्रेस क्रिएट होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट है, सो इन द फिगर, तो इट इज टू ट्रांसमिट ए पावर P बराबर 5 किलो न्यूटन दे रखा है। कैलकुलेट द शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द रिवेट एट द जंक्शन वेयर द रिविट टेंड टू द shear टेक। और रिविट का जो डायमीटर दे रखा है 12.5 mm दे रखा है। ठीक है, रिविट का जो डायमीटर दे रखा है वो कितना दे रखा है? 12.5 mm दे रखा है। तो यहाँ पे क्या है? दो प्लेट दे रखी हैं, उन दोनों प्लेटों को क्या कर रखा है इन्होंने? ज्वाइंट कर रखा है बाय द रिविट से।
तो ये दोनों प्लेट हमारी क्या है, जॉइंट है बाय द रिविट से। मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है, रिविट लगा हुआ है और इन्होंने क्या कर रखा है, इसको जॉइंट कर रखा है, ठीक है। और प्लेट की जो हमारी इसने डायमीटर दे रखा है, प्लेट की जो थिकनेस दे रखी है, प्लेट का जो डायमीटर दे रखा है, उसकी वैल्यू दे रखी है 12.5 mm। तो यहाँ पे देख सकते हैं गिवन में उसने क्या क्या दे रखा है। गिवन में हमें एक तो लोड दे रखा है कि लोड कितना दे रखा है इसने, लोड की वैल्यू दे रखी है 5 kN, ठीक है 5 kN। और यहाँ पे जो डायमीटर दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1.05, ठीक है सॉरी 12.5, 12.5 मीटर, 12.5 mm में दे रखा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमको जो निकालना है वो शेयर स्ट्रेस निकालना है। तो शेयर स्ट्रेस आप लोग जानते होंगे, शेयर स्ट्रेस हमारा क्या होता है फॉर्मूला। शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस बराबर क्या होता है, टेंजेंशियल लोड, टेंजेंशियल लोड अपॉन, ठीक है टेंजेंशियल लोड अपॉन एरिया, ठीक है टेंजेंशियल लोड अपॉन एरिया। तो यहाँ पे जब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका डायमीटर दे रखा है 12.5 mm का, तो यहाँ पे आप अपने माइंड से मतलब अपना माइंड लगा सकते हो कि हमारा जो बार है वो हमारी एक सिलेंड्रिकल बार है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, सिलेंड्रिकल बार है जिसका डायमीटर दे रखा है। तो आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई सिलेंड्रिकल बार है तो उसका हमें एरिया निकालना होता है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो टेंजेंशियल लोड हमारा इसने कितना दे रखा है, 5 kN का। तो 5 × 10⁻³ मैंने इसको मान लिया। और एरिया यहाँ पे क्या होगा, एरिया जो होता है सर्कुलर का π/4, डी का स्क्वायर होता है, डी का मतलब 12.5 का स्क्वायर हो जाएगा, 12.5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो mm में दे रखी है, ठीक है। वैल्यू किस में दे रखी है, mm में दे रखी है, तो हम mm में लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने पे जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी, वैल्यू कितनी आएगी, तो 5 × 4 × 10⁻³ अपॉन π × 12.5 मल्टीप्लाई 12.5, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पे वैल्यू आएगी वो देखेंगे हम। 5.4, यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी 500 की हो जाएगी 20 × 10⁻³ और नीचे की जो वैल्यू आएगी वो देख लेते हैं। ठीक है नीचे आया 490, ठीक है। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, 20,000 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी वो देखेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू निकल जाएगी 40.76, मतलब 40.76, 40.76। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसकी यूनिट की, तो यूनिट एक तो न्यूटन हो गई, और हमने जो वैल्यू रखी थी डायमीटर की एमएम में रखी, तो न्यूटन पर एमएम में इसकी वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। तो यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेस को टो से डिनोट करते हैं और उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 40.76 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी 40.76 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने आज क्लास में जो डिस्कस किया इसी मतलब स्ट्रेस के बारे में किया, स्ट्रेन के बारे में किया। फिर हमने क्या करा कि मतलब टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, उसके बाद शेयर स्ट्रेस के बारे में बात किया, शेयर स्ट्रेन के बारे में बात किया, यंग मॉडुलस के बारे में बात किया, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में बात किया। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और वहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है सी बराबर के टो अपॉन जो हमारा फाइव, ठीक है, टो अपॉन फाइव होता है। तो फ्रेंड्स आगे क्लास में हम पढ़ेंगे, आगे जो हमारा टॉपिक आएंगे, जो हमारा कहने मतलब शेयर मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है डक्टाइल मटेरियल के लिए, ब्रिटल मटेरियल के लिए, और दो दो तीन पॉइंट इसमें जो टॉपिक छूट गए हैं उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और इसके बाद एक हम क्लास रखेंगे जिसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल की आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर न्यूमेरिकल आपको करोगे तभी आपको मतलब डाउट क्लियरफाई हो पाएंगे। तो आज क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।